हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाके कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। इस डिस्कशन वीडियो के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मिलती है उसको ज़रूर से नोट डाउन कीजिए और उसका कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए एक वीक के अंदर में या 15 डेज के अंदर में। क्योंकि स्टूडेंट्स, आप देखिए यूपीएससी के एग्ज़ाम में रिवीजन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कोई भी आप सब्जेक्ट रीड करते हो उसको रिवाइज अच्छे से कीजिए, क्योंकि रिवीजन आप करोगे तो आपका वो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसको आप रिकॉल कर पाओगे उस टॉपिक से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं एग्जामिनेशन के समय में भी। और अब जो प्रैक्टिस का जो समय है, आने वाले जो 5 या 6 महीने हैं, इसके अंदर में अच्छे से जो प्रैक्टिस करोगे तो उसको अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, समय ना वेस्ट करते हुए आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ के नेम दिए गए हैं और यहाँ पे उनका जो पोर्टफोलियो जो इनको अलॉट किया गया था, जो हमारा पहला कैबिनेट बना था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, उसकी यहाँ पे बात की गई है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको याद करना हो तो आप लक्ष्मीकांत जो बुक है पॉलिटी की, उसका चैप्टर 1 के अंदर में ये अच्छे से दिया हुआ है। तो आप जाके वहाँ से अच्छे से याद कर लेना इन सब टॉपिक्स को। हो सकता है कि पूछ लिया जाए इस तरीके से। तो यहाँ पे पूछा बताया गया है कि क्या वल्लभ भाई पटेल पहले होम मिनिस्टर थे। तो स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमें पता है कि वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जिस तरीके से हमारी इतनी सारी जो रियासतें हुआ करती थी, जो प्रिंसली स्टेट से, उनको यहाँ पे इंटीग्रेशन करने में इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। आप देखिए कि 3 ऐसी जगह भी थी जहाँ पे इन्होंने पुलिस फोर्स का यूज़ किया, रेफरेंडम का यूज़ किया, इस तरीके से भी इनको इनके द्वारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था इंटीग्रेशन के समय में। और इनके पास में होम मिनिस्टर उस समय में डिपार्टमेंट हुआ करता था। स्टूडेंट्स, इनके नाम के आगे सरदार वर्ड यूज किया जाता है। आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंस के जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट चल रहा था, तो ये एक मूवमेंट के अंदर में जाते हैं, एक वहाँ पे एक आंदोलन होता है, उसके अंदर में ये जाते हैं। 1928-29 की बातें हैं ये। उस समय में वहाँ की जो महिलाएं थी, ये गुजरात में सूरत के पास एक जगह है, वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने इनको टाइटल दिया था सरदार का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा मूवमेंट था जिसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार का जो टाइटल वहाँ की जो महिलाओं के द्वारा दिया गया, वो कौन सा मूवमेंट था, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है वल्लभ भाई पटेल सर जो पहले हमारे होम मिनिस्टर थे। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया है राजकुमारी अमृत कौर के बारे में बात की गई है। तो स्टूडेंट्स, राजकुमारी अमृत कौर ओनली वुमेन थी जो पहले कैबिनेट के अंदर में थी। आपको इसके ये सब पता होना चाहिए, पहली वुमेन कौन थी, ओनली वुमेन कौन थी। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं रही हैं, उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। पहली जो लेजिस्लेचर के रूप में जो इलेक्ट होके गई हैं इंडिया के यहाँ पे, तो वो कौन सी पहली महिला थी, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो राजकुमारी अमृत कौर के पास बेसिकली हेल्थ डिपार्टमेंट और जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था वो इनके पास में था। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री इनके अंडर में आया करती थी। तो स्टूडेंट्स, राजकुमारी अमृत कौर के पास में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था वो नहीं था। फाइनेंस के लिए आपको पता होना चाहिए R.K. चेट्टी सर हैं, वो हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनके द्वारा इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार जो बजट है वो दिया गया या बजट को जो प्रेजेंट किया गया वो उन्हीं के द्वारा किया गया था। R.K. चेट्टी सर, बेसिकली 17 अक्टूबर को उनका बर्थडे भी आता है, ये उनको आपको पता होना चाहिए। और लक्ष्मीकांत के जो चैप्टर 1 है उसके अंदर में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर यहाँ पे बजट की बात की गई है, R.K. चेट्टी सर के द्वारा पहला बजट किया गया,
तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 212 क्या बताता है हमें, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। तो कभी कभी यूपीएससी के द्वारा 2015 या 14 के समय एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि कौन से आर्टिकल में जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बताया गया है, जो बजट की बात की गई है। स्टूडेंट्स, अबुल कलाम आज़ाद सर की अगर हम बात करें तो इनके पास में एजुकेशन डिपार्टमेंट था और इन्हीं का बर्थ आता है 11 नवंबर को, और उस दिन हमारा एजुकेशन डे जो है इनके जो बर्थडे के ऊपर में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर निकाले जाते थे। एक नाम है उसका अल हिलाल, अल हिलाल इनके द्वारा निकाला जाता था। सेकंड जो नेम है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो अगर आपको याद हो तो, क्योंकि वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमारी जो बुक है, स्पेक्ट्रम की बुक, जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स रीड करते हैं, उसके अंदर में दिया हुआ है। तो अबुल कलाम आज़ाद सर के पास में एजुकेशन डिपार्टमेंट था। तो यहाँ पे 2 जो करेक्ट हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी आंसर, कि 2 पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच हैं। राजकुमारी अमृत कौर के पास जो डिपार्टमेंट था हेल्थ एंड स्पोर्ट्स, इनके पास में डिपार्टमेंट था। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि रिसेंटली इंटरनेशनल पॉवर्टी डे है, वो सेलिब्रेट किया गया था। स्टूडेंट्स, अभी ये सेलिब्रेट किया गया है। आपको इंटरनेशनल जो डे आते हैं कोई भी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वैसे ये फैक्चुअल बेस है, बट आप देखिए कि 2021 के अंदर में 2021 के समय में यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था लैंग्वेज से रिलेटेड, और उसके अंदर में स्पेशल डे पूछ लिया गया था। तो आपको इस तरीके से भी पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल पॉवर्टी डे है वो सेलिब्रेट किया गया था अभी रिसेंटली। तो इसमें पूछा गया है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो हमने एसडीजी गोल सभी कंट्रियों ने मिलकर जो वादे किए हैं एक दूसरे के साथ में, कि गरीबी और भुखमरी, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये जो कोर पैरामीटर हैं इनके ऊपर में सभी कंट्री वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पॉवर्टी के बारे में कौन से गोल के अंदर बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने एक बार भी इसको देखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, आप देखिए कि ये जो एसडीजी गोल्स हैं इनको आप अपने जो मेंस का जो आंसर है, जैसे आप मेंस का आंसर, कोई भी आंसर आप लिखते हो पॉवर्टी से रिलेटेड, तो आप जब आंसर लिखने के बाद में आप अपने कंक्लूजन के अंदर में आप लिख सकते हो कि इंडिया के पास टारगेट है कि एसडीजी गोल को भी अचीव करना है, तो हमको पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना है। गोल नंबर जो है आप अपने आंसर मेंस के आंसर्स में भी लिख सकते हो। जैसे आप एआरसी रिपोर्ट्स के बारे में भी जो कुछ बच्चों के द्वारा कोट किया जाता है अपने मेंस के आंसर में, और आपका आंसर में जो मोर आप आंसर जो मार्क्स हैं वो फैच कर सकते हो इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स, एंड पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो हमारा जो गोल नंबर 1 है उसके अंदर में बात की गई है कि एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म, कि अपनी जो गरीबी है सभी तरीके की जो फॉर्म है उनके अंदर में इसको ख़त्म करना है। 2030 तक ये टारगेट है अचीव करने से रिलेटेड। बट स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास हैं या पुअर पीपल्स हैं या बीपीएल सेक्टर में आते हैं, उन लोगों का जॉब लॉस्ट हो गया, जॉब चला गया। जॉब लॉस होने की वजह से वहाँ जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी के अंदर और भी लोग ज़्यादा इंक्रीज किए गए हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक डिफ़ाइन किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ बात की जाती है एक्सट्रीम पॉवर्टी की। पहले वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो ये डाटा था वो था $1.90। अगर कोई पर्सन है एक दिन में इतना पैसा कमा रहा है 1.90 से कम, मीन्स $2 से भी कम अगर उसका पैसा वो कमा रहा है, तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर आता है। एक्सट्रीम गरीबी है उसके पास में। अभी ये जो डाटा है इसको चेंज किया गया है, $2.17 किया गया है, कि $2.17 जो पैसे हैं, $2.17 से कम अगर कोई कमाता है तो वो एक्सट्रीम पोवर है। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे गोल नंबर 1 होगा। गोल नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे भुखमरी जो है, हंगर जो है, उसको मिटाना है। आप देखिए कि हमारा जो कंप्लीट अर्थ का अगर हम सिस्टम देखें तो स्टूडेंट, सभी कॉन्टिनेंट इस तरीके से नहीं है कि वहाँ पे फर्टाइल लैंड हो, सभी ऐसे नहीं है कि वहाँ पे जो ज़मीन है उसके अंदर जो पैदावार जो होती है
जो वहाँ पे बेसिकली हम बात करें कि जो ज़मीन में जो पैदावार होती है वो इतनी नहीं होती है। आप देखिए कि कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ डेजर्ट का एरिया है, माउंटेन्स के एरिया हैं, तो जोग्राफिकली डिफरेंस है, जोग्राफिकली टेरेन्स जो हैं डिफरेंट हैं। तो इसकी वजह से जो ग्लोबल हंगर है उसको गोल नंबर 2 के अंदर रखा गया है। अगर हम गोल नंबर 3 की बात करें, हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड है। यहाँ पे सभी लोगों को एक हेल्दी सिस्टम का एक्सेसिबल होना चाहिए, उसके लिए है। आप देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा गोल नंबर 3 के जो पैरामीटर्स हैं इनके लिए आप देखिए कि हर जगह पे आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिलेगा। 2 या 3 गाँवों को एक जगह कंबाइन करके एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। फिर एक ब्लॉक लेवल पे सीएससी होता है, जिसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। तो इस तरीके से सब पीएससी भी होते हैं कुछ कुछ जगह पे। तो ये गोल नंबर 3 है वो हेल्थ से रिलेटेड है। क्वालिटी एजुकेशन इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। अगर आप में एजुकेशन है तो आप काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो, जॉब आप अचीव कर सकते हो, स्किल अगर आपके पास है। तो गोल नंबर 4 के अंदर एजुकेशन की बात की गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ए आंसर। गोल नंबर 1 के अंदर में पॉवर्टी जो गरीबी है उसको ख़त्म करने की बात की गई है। स्टूडेंट्स आपको पॉवर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया में जो पॉवर्टी का एस्टीमेट किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी है, वो भी रिलीज किया जाता है यूएनडीपी और एक ऑर्गेनाइजेशन और हैं उनके साथ मिलके। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें आप देखिए कि एक टॉपिक से बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं, और यह हमारे मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो आंसर है, ए आंसर इसके अंदर होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है रिसेंटली जो रिलीज किया गया है और इंडिया की रैंक इसके अंदर डिक्लाइन की है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसके अंदर कुछ कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं कि एक्चुअली जो इंडेक्स है, इंडेक्स का जो सैम्पलिंग साइज है वो काफ़ी कम है। सैम्पलिंग साइज काफ़ी कम होने की वजह से ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो डिक्लाइन हुई है। तो स्टूडेंट्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये इंडेक्स 2000 से रिलीज हो रहा है, और ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इस इंडेक्स को निकाला जाता है। अगर हम बात करें, 4 इसके अंदर डायमीटर हैं जिनके ऊपर ये काम करता है। अंडर न्यूरिशमेंट है। अगर हम बात करें कि अंडर न्यूरिशमेंट के बाद में स्टंटिंग एंड वेस्टिंग है, और एक जो डायमीटर है उसके बारे में आप बताना कि कौन ऐसे 4 पैरामीटर हैं जिनके ऊपर ये इंडेक्स वर्क करता है। इंडिया की जो रैंक है इस साल आई है 107। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक हुआ करती थी 101। आप देखिए कि इंडिया के जितने भी नाइबर कंट्रीज़ हैं सभी की रैंक इंडिया से अपर है, अच्छी है इंडिया की रैंक इंडिया से। सबसे जो लोवेस्ट रैंक है यमन की है 121। तो इस तरीके से जो आपको रैंकिंग सिस्टम है उसके बारे में पता होना चाहिए। जो अगर हम बात करें कि टॉप जो रैंकिंग है वो यूरोपियन कंट्रीज़ ने अचीव की है, मैक्सिमम वो ही कंट्री अचीव करते हैं। आप देखिए कोई भी इंडेक्स के बारे में आप रीड करना, उसके बारे में देखना कि मैक्सिमम जो टॉप रैंकिंग होगी वो आपको स्वीडन है, डेनमार्क है, इन सब कंट्रीज़ की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है सी आंसर, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ भी है इससे रिलेटेड। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कोई भी रोल नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेसिकली एक फोरम है, हर साल जनवरी के अंदर इनके डावोस के अंदर एक मीटिंग होती है जिसके अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे विजिट करते हैं, और वहाँ पे इकोनॉमी की बातें की जाती हैं, क्लाइमेट चेंज सभी से लिंक करते हुए इकोनॉमी की बातें की जाती हैं। डावोस के अंदर यहाँ इनका समिट होता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द अनुभव पोर्टल से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स इसमें पूछा गया है अभी गवर्नमेंट के द्वारा अनुभव पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया। अनुभव पोर्टल कोई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है उसके अंडर में इसको लॉन्च किया गया है। अनुभव पोर्टल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक कॉल है कि इस तरीके का एक पोर्टल होना चाहिए जो हमारे जो गवर्नमेंट सर्विस में जो लोग होते हैं, जो 30 साल या 40 साल गवर्नमेंट सर्विस के अंदर वर्क करते हैं जो लोग, तो आप देखिए कि उन लोगों के पास कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। आप ये तो प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा ये जब भी हर साल जो नए सिविल सर्वेंट आते हैं उन नए सिविल सर्वेंट से जब वो इंटरेक्ट करते हैं उस समय में भी ये बात उनके द्वारा बोली जाती है
कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहाँ पे आप डीएम बन के जाओगे या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के आप जाते हो, तो आप वहाँ के जो वहाँ पे जो डीएम रह चुके हैं उनसे आप एक बार कनेक्ट होइए किसी भी तरीके से, सोशल मीडिया या किसी भी वे में। प्रेजेंट समय में तो कनेक्ट होना काफ़ी ईजी है। उस डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छे से आप देखिए। तो अनुभव पोर्टल जो लॉन्च किया गया है उसके बिहाइंड में भी यही सब बातें हैं कि जो हमारे एक्स एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो सभी अपना जो एक्सपीरियंस है वो शो कर सकते हैं, एक्सपीरियंस को बता सकते हैं, उसके बारे में राइट अप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 2016 के अंदर में प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अनुभव पोर्टल के बारे में बात की गई कि 2016 के बाद से अगर कोई पर्सन है जो रिटायर हुए हैं, तो रिटायर होने के बाद में अपना जो एक्सपीरियंस है थ्रू आउट द उनका जो टाइमिंग रहा, कहाँ पे वो पोस्टिंग रही, वहाँ की क्या डिफ़िकल्टी थी, किस तरीके से उन डिफ़िकल्टीज़ को अचीव किया, किस तरीके से उनको ओवरकम किया, तो उन सब के बारे में लिखा जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के द्वारा ये मेंटेन किया जाता है। अनुभव पोर्टल इस चीज़ से रिलेटेड है, एक्सपीरियंस जो है उसका राइटअप से रिलेटेड है। इसमें अनुभव अवार्ड हैं वो भी दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी हैं जो कुछ वुमेन्स के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी क्वीन हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के समय में रूल किया था। स्टूडेंट्स आप देखिए, बीना दास के बारे में आपको पता होगा, जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी थी उसके समय में इनके द्वारा जो चांसलर से अपनी जो डिग्री लेते हुए इनके द्वारा अटैक किया गया था, जो ब्रिटिश पीपल हैं, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हैं। सरोजनी नायडू आपको पता होगा, सरोजनी नायडू पहली इंडियन वुमेन हैं जिन्होंने कांग्रेस सेशन को हेड किया था और फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हैं। सावित्रीबाई फुले, वाइफ ऑफ द, हम ज्योतिराव फुले हैं उनकी वाइफ हैं, जिनके द्वारा सत्यशोधक समाज चलाया गया। और आप देखिए कि दोनों कपल हैं, उनके द्वारा में जो गर्ल एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है मिलके। गर्ल एजुकेशन के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। महाराष्ट्र के अंदर जो सतारा रीजन है और जो कंप्लीट महाराष्ट्र है उसके अंदर में, तो रजिया सुल्तान पहली महिला हैं जो वो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के समय में 1236 से लेकर 1240 तक ये रूल करती हैं। हरियाणा के अंदर एक जगह है कैथल, कैथल के पास इनकी डेथ हो जाती है। और डेथ के होने के बिहाइंड में इनके जो जो दरबार के अंदर जो लोग थे जो इनको पसंद नहीं करते थे, एक वुमेन का रूल है वो पसंद नहीं करते थे वो लोग, उन्हीं के द्वारा कुछ ऐसा प्लानिंग के थ्रू इनकी डेथ की जाती है। अल्तूनिया होते हैं और उनसे फिर ये अल्तूनिया का विद्रोह होता है, ये जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे फिर इनकी डेथ कर दी जाती है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत में ये सबसे पहले जो डायनेस्टी आई थी जिसको स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी भी बोला जाता है। तो स्लेव डायनेस्टी में हमको पता है कि 1206 से लेकर 1210 तक यहाँ पे जो रूल किए वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनके द्वारा जो कुतुब मीनार है वो स्टार्ट किया गया। बट आपको याद होना चाहिए जो कुतुब मीनार है वो उनके नाम से नहीं स्टार्ट किया गया था, स्टार्ट उनके द्वारा किया गया उसका कंस्ट्रक्शन। बट उस समय में एक सेंट थे, एक संत हुआ करते थे, उनके नाम से स्टार्ट किया गया था। फिर उसके बाद में हमको पता चलता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उनके बेटे कुछ समय के लिए आएंगे, फिर इनके दामाद है वो टेक ओवर करेंगे 1211 से लेकर 1236 तक। इल्तुतमिश जो होते हैं वो वहाँ पे रूल करते हैं और इल्तुतमिश की बेटी होती हैं रजिया सुल्तान, वो आती हैं। और इनके बाद में कुछ समय तक, जब रजिया सुल्तान की डेथ के बाद में कुछ समय तक जो समय है वो काफ़ी डल टाइप समय आएगा। और उसके बाद में 1266 से लेकर और 1288 तक जो रूल करेंगे, 88 या 90 तक जो रूल करेंगे वो होते हैं बलबन रूल करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी है उसके अंदर में बेसिकली ये कुछ रूलर हैं, 4 रूलर जो काफ़ी बिग हैं, जिनके द्वारा कुछ रिफॉर्म भी लाए गए थे। रजिया सुल्तान पहली लेडी बनती हैं दिल्ली सल्तनत के समय में जो यहाँ पे रूल करती हैं।
अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें स्टूडेंट्स, तो इंडियन पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि रानी रुद्रमा देवी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो लेडीज़ हैं उनके बारे में हमें पता लगता है, वुमेन रूलर के बारे में हमें पता लगता है। आप देखिए कि जब हम राष्ट्रकूट डायनेस्टी को रीड करते हैं तो हमको पता लगता है कि एक जो रायचूर जो डोआब का एरिया था, वहाँ पे जो अमोघ वर्ष थे, अमोघ वर्ष की बेटी के द्वारा भी रूल किया गया था। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि रज़िया सुल्तान से पहले भी इंडिया के अंदर जो वुमेन रूलर्स रही हैं, पर दिल्ली सल्तनत के समय में जो 5 डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में थी, उसमें जो पहली डायनेस्टी आती है ममलूक या स्लेव डायनेस्टी, तो उसके समय में रज़िया सुल्तान रूल करती हैं 1236 से लेकर 1240 तक। स्टूडेंट्स, रज़िया सुल्तान से रिलेटेड एक मूवी भी है, मूवी के अंदर बताया गया है, काफ़ी पुरानी मूवी है, 1970-80 के आसपास की एक मूवी है और काफ़ी सही मूवी है, कभी समय मिले तो ज़रूर देखना आप। तो स्टूडेंट्स, ये आज की क्विज में था, हमने रज़िया सुल्तान के बारे में देखा, अनुभव पोर्टल के बारे में देखा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में देखा और हमने देखा पॉवर्टी को किस तरीके से रिमूव करना है, कौन सा गोल है और पहले कैबिनेट के जो पोर्टफोलियो थे और उससे रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में आज हमने इस क्विज के अंदर में डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली हो नोट डाउन कीजिए और आप इनका रिवीजन ज़रूर से कीजिए। अच्छे से आप रिवीजन करोगे तो आपको याद रह पाएंगे। समय समय पे रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।